अस्सलाम वालेकुम। आज हम गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील करेंगे। कसरें कितनी किस्म की होती है आपको बताया था इससे पहले। वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर, आम कसर, अशरी कसर। तो आज हम सिर्फ ये दो कसरों को आपस में बदलना सीखेंगे। गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील करना इस वीडियो में हम सीखेंगे। गैर वाजिब कसर किसे कहते हैं? यहाँ मैं लिख रहा हूँ 7/2। एक कसर है 7/2। ये गैर वाजिब कसर है। इसे कैसे पहचानेंगे हम कि ये गैर वाजिब कसर है? तो गैर वाजिब कसर की पहचान ये है कि इसका नसब नुमा छोटा होता है। बस इतना ख्याल रखिए कि जिस कसर का नसब नुमा छोटा होता है वो गैर वाजिब कसर कहलाती है। जब ये छोटा रहेगा तो शुमार कुनिंदा कैसा रहेगा? उससे बड़ा रहेगा। तो 7 2 से बड़ा है तो शुमार कुनिंदा बड़ा होता है, नसब नुमा छोटा होता है। ऐसी कसर को हम गैर वाजिब कसर कहते हैं। अब इस गैर वाजिब कसर को हमें मुरक्कब कसर में बदलना है। तो हम क्या करते हैं? मुरक्कब कसर में बदलने के लिए हम तकसीम करते हैं। तो 2 से तकसीम करेंगे हम 7 को। 2 का पहाड़ा हम पहले 7 तक पढ़ते हैं। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। 8 ज्यादा हो जा रहा है तो 2 तिया 6। 2 चौक 8 ज्यादा होता है इसलिए 7 से ज्यादा हो जा रहा है तो 2 चौक 8 नहीं लेंगे हम, 2 तिया 6 लेंगे। तो 2 तिया तिया यानी 3, 3 ऊपर लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे 6। 2 तिया 6। अब बट्टे का निशान लगाइए, लकीर खींचिए। अब 7 में से 6 तफरीक करेंगे, कितना बचा? 1। अब ये 1 2 से अब तकसीम नहीं होगा क्योंकि वो उससे छोटा आ गया है, यानी 1 क्या है? ये बाकी बचा है तो हम यहाँ बाकी लिख देते। 1 बाकी बचा है, तकसीम नहीं हो रहा है यहाँ पर। और जो 3 जवाब आया हमारा ऊपर उसे क्या कहते हैं हम? खारिजे किस्मत। क्या कहते हैं? खारिजे किस्मत। ये जवाब होता है। और जिससे हम तकसीम करते हैं, किससे, किस अदद से हमने तकसीम किए? हमने तकसीम किए 2 से, तो ये मकसूम अलह कहलाता है। 2 से हमने किसे तकसीम किए हैं? 7 को। इसे हम मकसूम कहते हैं। तो जिससे हम तकसीम करते हैं वो मकसूम अलह। 2 जो जवाब हमारा ऊपर आया है 3, इसे हम खारिजे किस्मत कहते हैं। और जिसे हमने तकसीम किया है 7 उसे हम मकसूम कहते हैं। जो आखिर में बच जाता है, बाकी रहता है, उसको हम बाकी कहते हैं। ये तकसीम होने के बाद हम मुरक्कब कसर को आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले खारिजे किस्मत लिखेंगे। जो जवाब आया हमारा 3, यहाँ हमने 3 लिख दिए। फिर उसके बाद बटे का निशान लगाएंगे। जो बाकी बचा है वो हम ऊपर लिखेंगे। क्या बचा था हमारा बाकी? 1 हमने यहाँ ऊपर लिखे। किस अदद से तकसीम किए थे हमने? मकसूम अलह कितना है? 2 नीचे लिखेंगे। यानी नसब नुमा वही रहता है, ये ख्याल रखिए आप कि नसब नुमा वही रहता है। तो 2 नसब नुमा था हमारे गैर वाजिब कसर में भी, यहाँ भी 2 नसब नुमा रहेगा। तो ये मुरक्कब कसर बन गई है 3 1/2। इसको मुरक्कब कसर क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 चीजें इसमें आ गई है। एक सही अदद 3 यानी ये मुकम्मिल अदद है, और 1/2 ये आधा, ये अलग से एक छोटा हिस्सा है। ये दोनों मिलकर 3 1/2 कसर बन रही है। इसलिए 2 कसरें, 2 चीजें मिलकर बन रही है, इसलिए हम इसको मुरक्कब कसर कहते हैं। और दूसरी मिसाल से समझ लीजिए, जैसे 7 लड्डू है। हम 7 अदद की बजाय क्या ले रहे हैं? यहाँ पे 7 लड्डू ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 लड्डू लिए हमने। 7 लड्डू आपको 2 लड़कियों को बांटना है। तो एक लड़की को बगैर लड्डू तोड़े हम कितने कितने दे सकते हैं? तो बगैर लड्डू तोड़े हम 3 2 लड़कियों को दे सकते हैं। 3 और 3 6। लेकिन एक लड्डू बच जाता है, अब उसको हम आधा कर सकते हैं, है ना? आधा आधा दोनों को दे देंगे। तो आधा हम हिसाब में किस तरह लिखते हैं? इससे पहले सिखा चुका हूं मैं आपको। तो आधे के लिए हिसाब में हम 1/2 लिखते हैं। आधे के लिए क्या लिखते हैं? 1/2। इस तरह हमने 1/2 लिखे हैं। तो 3 लड्डू पूरे और एक आधा, 1/2। तो 2 लड़कियों को हमने 7 लड्डू तकसीम किए तो एक लड़की को कितने मिले? 3 लड्डू पूरे और 1/2 आधा। इसे कहा जाता है मुरक्कब कसर 3 1/2। तो इस तरह किसी भी गैर वाजिब कसर को हम मुरक्कब कसर में तहवील कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। एक मिसाल और समझ लीजिए। यहाँ मैं ले रहा हूँ 20/7। यहाँ 7 छोटा है यानी नसब नुमा छोटा है, तो कौन सी कसर है? ये गैर वाजिब कसर है। जब नसब नुमा छोटा रहेगा तो शुमार कुनिंदा बड़ा रहेगा। तो
गैर वाजिब कसर में नसब नुमा हमेशा छोटा होता है। ये हो गया 20/7। अब हम इसको तकसीम करेंगे ताकि हम मुरक्कब कसर में उसको बदल सके। तो 7 से तकसीम करेंगे हम 20 को। 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 20 से ज्यादा हो गया तो 7 तिया 21 हम नहीं ले सकते। 7 दूनी 14 तो हम 2 लिखेंगे ऊपर खारिजी किस्मत की जगह। 7 दूनी 14, 14 20 के नीचे लिखेंगे। अब 20 में से 14 हम तफरीक करेंगे। सिफर में से 4 नहीं जाता है, इधर बाजू वाले से उधार लेंगे। 1 लिए इधर उधार, इसके पास 1 बच गया, 1 इधर ले लिए हमने। 10 में से इधर कितने हो गए 10 में से 4 गए 6 बचे। अब इधर से 1 उधार ले लिए तो 1 ही था, तो 1 में से 1 गया सिफर। कितना जवाब आया नीचे, कितना बाकी रहा 6, तो 6 ये बाकी बचा है तो ये हम बाकी लिखेंगे। तो बाकी हमेशा मकसूम अलैह से छोटा होना चाहिए, जिससे हम तकसीम करते हैं ना उससे हमेशा बाकी छोटा आना चाहिए और जब तक छोटा नहीं आता तब तक तकसीम करते रहना चाहिए। यहाँ पर पहले ही इसमें वो छोटा आ गया, इससे तकसीम करने की जरूरत नहीं। कभी कभी हमें आगे भी तकसीम करना पड़ती है। कब तक, जब तक के वो मकसूम अलैह से छोटा ना आ जाए, बाकी जो है जवाब आखिर का छोटा ना आ जाए। तो अब यहाँ पर हम इसके बारे में लिख लेते हैं। 7 क्या है, ये मकसूम अलैह है, 2 खारिजी किस्मत है और 20 क्या था, मकसूम कहलाता है, तकसीम में मकसूम है। और क्या बचा हमारे पास में 6 ये बाकी है। अब हम इसे मुरक्कब कसर में लिखेंगे। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा हमको, खारिजे किस्मत जो हमारा जवाब आया है मुकम्मिल अदद वाला, ये हमने 2 लिखे हैं खारिजे किस्मत। और क्या बाकी बचा है हमारे पास में 6 हम ऊपर लिखेंगे, बटे जिससे हमने तकसीम किए 7 वो नीचे लिखेंगे। और 7 क्योंकि नसब नुमा भी है 20/7 में, तो नसब नुमा वही रहता है, बदलता नहीं है, तो 6/7। तो ये हो गया है 2 सही अदद 6/7, ये मुरक्कब कसर कहलाती है। तो हमने क्या सीखे आज, गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तहवील करना सीखे हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छी तरह, इसके बाद के हम कुछ सवालात और हल करके बताएंगे। हम मुरक्कब कसर की गैर वाजिब कसर में तहवील करना सीखेंगे। तो मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में किस तरह तहवील करते हैं उसे हम एक मिसाल से समझते हैं। यहाँ मैंने लिया हूँ 3 2/5। 3 सही अदद है, 3 सही अदद 2/5 मुरक्कब कसर है। ये क्यों है, क्योंकि इसमें 3 सही अदद भी है और 2/5 इसमें कसर भी है, तो दोनों मिले हुए हैं 3 2/5, इसलिए हम इसे मुरक्कब कसर कहते हैं। अब मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तहवील करने का एक तरीका है, इसे समझिए। पहले हम बटे का निशान खींचते हैं इस तरह। नसब नुमा में क्या है 5 है, 5 जैसे कि वैसे लिखना है हमको नसब नुमा में। अब बटे के निशान के ऊपर हमें कुछ अलामतों के साथ में आदाद लिखना है, तो वो किस तरह लिखेंगे वो समझिए। तो ऊपर जो लिखते हैं हम वो नसब नुमा और सही अदद का ज़रब लिखते हैं। नसब नुमा में 5 है, सही अदद हमारा 3 है, तो 5 ज़रब 3, तो 5 ज़रब 3 ये ऊपर लिखे हमने। फिर जमा की अलामत लगाना है और शुमार कुनिंदा का अदद लिखना है। कितना है शुमार कुनिंदा में 2 है, तो हमने 2 लिखे। तो ये लिखते वक्त आप याद रखिए कि नसब नुमा जैसे का वैसा लिखना है और ऊपर हमको क्या लिखना है, नसब नुमा और सही अदद का ज़रब 5 ज़रब 3 और उसमें जमा करना है 2। इस तरह लिखने के बाद अब अलामतों के हिसाब से हम इसे हल करेंगे। तो 5 ज़रब 3 का पहले हम ज़रब कर लेंगे, 5 तिया 15 जमा 2 जैसे के वैसे लिख दिए हमने बटे 5। अब फिर जमा का अमल करेंगे हम ऊपर, 15 जमा 2, 15 और 2 कितने 17, 17/5। अब ये बन गई कसर। कौन सी कसर बनी है, गैर वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर कैसे पहचानेंगे हम कि गैर वाजिब कसर ही बनी है, क्योंकि नसब नुमा छोटा है 5 है, अशुमार कुनिंदा बड़ा है, इसलिए ये गैर वाजिब कसर है। तो इस तरह हम मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तहवील करते हैं। एक और मिसाल ले लेते हैं। यहाँ मैंने लिया हूँ एक सही अदद है ये 5/7, ये दोनों मिलाकर मुरक्कब कसर बन गई है। सही अदद 1 5/7। अब इसको हमें गैर वाजिब कसर में तहवील करना है, तो बटे का निशान हम सबसे पहले लगाएंगे। नीचे जो नसब नुमा है वही नसब नुमा 7 हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में नसब नुमा और सही अदद 1 की ज़रब करेंगे, 7 ज़रब 1 ऊपर लिखेंगे, 7 ज़रब 1, फिर जमा का निशान लगाएंगे और शुमार कुनिंदा का अदद लिखेंगे 5।
5। अब इसे हम हल करेंगे। 7 एका 7 जैसे कि वैसे लिख देंगे। 7 एका 7 जवाब आया तो जमा 5 बाकी है, जमा 5 हमने यहाँ लिख दिए। अब 7 और 5 की जमा करेंगे, नसबनुमा जैसे का वैसा ही आएगा आखिर तक। तो 7 जमा 5 कितने होते हैं? 12। तो 12/7, तो 12/7 ये जवाब आ गया। तो इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अलामत लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद ही खुद, अगर आपको पहाड़े अच्छे याद हैं, जमा कर सकते हैं। आप छोटे अदद की तो डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे यही सवाल है 1 5/7। आपको पता है नसबनुमा बदलता नहीं है, 7 जैसे के वैसे रहते हैं। 7 ऐसे लिख लीजिए और इसके बाद में डायरेक्ट हम इसको जरब और जमा कर लेते हैं। हमको मालूम है 7 और 1 का जरब करना पड़ता है, तो 7 एका 7, इसमें 5 जमा करना पड़ता है, तो 7 और 5 12, तो 12/7। इस तरह आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट भी जवाब लिखकर आ जाएगा। हम मुरक्कब कसरों की जमा करना सीखेंगे। तो मुरक्कब कसरों की जमा करने के लिए हम मश्क नंबर 10 के सवालात लेते हैं। पहला सवाल मैंने लिया हूँ 6 1/3। इस मुरक्कब कसर में जमा करना है 2 1/3। ये दूसरी मुरक्कब कसर। जब भी हमको मुरक्कब कसर की जमा करना होती है तो हम मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तहवील करते हैं, जो हम सीख चुके हैं इससे पहले। तो किस तरह तहवील करते हैं वो भी समझ लीजिए दोबारा। तो 6 1/3 को गैर वाजिब कसर में तहवील करेंगे। हम बट्टे का निशान खींचेंगे, नसबनुमा 3 है, नीचे 3 ही रहेगा। अब ऊपर जो अदद लिखेंगे उस पर गौर कीजिए। ऊपर लिखते हैं हम नसबनुमा और सही अदद का जरब, 3 × 6, इस तरह 3 × 6। उसमें जमा करते हैं 1, ऊपर वाला शुमार कुनिंदा का अदद जमा 1। अब इसके बाद में दूसरी कसर को भी इसी तरह लिख लेते हैं। जमा का निशान लगाए हमने, बट्टे का निशान खींचे, नसबनुमा 3 है तो 3 हमने लिखे। अब ऊपर कौन से आदाद लिखेंगे? नसबनुमा और सही अदद का जरब लिखेंगे, यानी नसबनुमा 3 है, सही अदद 2 है, 3 × 2 लिखेंगे ऊपर और उसमें जमा करेंगे ऊपर वाला शुमार कुनिंदा वाला अदद 1। इस तरह लिखने के बाद अब अलामतों के लिहाज से हम ऊपर जवाब लिखेंगे, हल करेंगे। तो 3 छके 18, 18 में 1 मिला ये 19, 19 ऊपर आ गया, नसबनुमा जैसे का वैसा 3, फिर जमा का निशान लगाइए। अब इसे भी हम हल करेंगे। 3 × 2 यानी 3 दूनी 6, 6 में जमा करना है 1, 6 और 1 7, ये लिख दिया हमने 7। शुमार कुनिंदा में नसबनुमा जैसे का वैसा लिखेंगे हम 3। अब इसकी हमें जमा करना है। तो याद रखिए, अगर कसरे हम नसब हों, हम नसब बोले तो जिनका नसबनुमा एक जैसा हो। तो यहाँ पर देख रहे हो 19/3 का भी नसबनुमा 3 है, 7/3 का भी 3 है। तो ये हम नसब कसरे हैं, क्योंकि नसबनुमा कैसा है? एक जैसा है। तो हम 3 को एक ही मर्तबा लिखते हैं, बट्टे का निशान लगाएंगे हम, 3 को एक मर्तबा लिखेंगे नीचे और ऊपर वाले शुमार कुनिंदा आदाद की हम जमा करेंगे, यानी 19 जमा 7। इस तरह 19 जमा 7 लिखे। अब जमा कर लेते हैं हम। 19 जमा 7 कितने होते हैं? 26। तो ये शुमार कुनिंदा में 26 लिखेंगे, नसबनुमा जैसे का वैसा है 3। अब ये हल हो गया हमारा सवाल, 26/3 आ गया। लेकिन 26/3 क्या है? गैर वाजिब कसर है, यानी नसबनुमा छोटा है, शुमार कुनिंदा बड़ा है। और हमने जमा किसकी किए थे? मुरक्कब कसरों की। और जवाब क्या आया हमारे पास अभी? 26/3 गैर वाजिब कसर आई। तो इसको हम मुरक्कब कसर में तहवील करेंगे। ये भी हम पिछले सबक में सीख चुके हैं। तो किस तरह करते हैं? तो 26 को 3 से तकसीम कीजिए। इस तरह यहाँ लिखा हूँ मैं 26, 3 से इसको मैं तकसीम करूंगा। 3 का पहाड़ा 26 आने तक या कम तक पढ़ते हैं हम। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27, 3 नमा 27 ज्यादा हो रहा है, 8 तक पढ़ेंगे। 3 अठे 24, तो 3 अठे 24। अब 6 में से 4 तफरीक करेंगे, कितने बचे? 2, 2 में से 2 गए 0। अब इसको हम मुरक्कब कसर में लिखेंगे। तो मुरक्कब कसर में सबसे पहले खारिजी किस्मत लिखते हैं, यानी 8, सही अदद 8 हो जाता है। अब उसके बाद में बट्टे का निशान लगाइए, नसबनुमा जैसे का वैसा रहता है, यानी मकसूम अलय जैसे का वैसा रहेगा 3। अब जो बाकी बचा है हमारे पास में 2, हम उसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर 2 शुमार कुनिंदा में। तो ये हो गया हमारा 8 सही अदद है और 2/3 ये एक कसर है। तो इसे हम मुरक्कब कसर कहते हैं। सही अदद 8, 2/3, ये हमारा जवाब आया। मश्क नंबर 10 का दूसरा सवाल एक और समझने के लिए हम हल करते हैं। यहाँ पर ये दूसरा सवाल लिया हूँ मैंने 1 1/4, इसमें जमा कर रहा हूँ 3 1/2। अब हमें क्या करना है जमा करने के लिए? गैर वाजिब कसर में
तहवील करना है तो नसब नुमा जैसा का वैसा लिखेंगे हम 4। और शुमार कुनिंदा में क्या लिखना पड़ेगा हमको, तो नसब नुमा और सही अदद का ज़रब लिखते हैं हम 4 ज़रब 1, यहाँ लिखे 4 ज़रब 1, उसमें जमा करते हैं हम ऊपर वाला शुमार कुनिंदा का अदद 1, ये जमा का निशान लगाए हमने, ये 1। इसी तरह दूसरे मुरक्कब कसर को भी लिख लेते हैं हम, जमा का निशान लगाए, जमा कर रहे हैं हम यहाँ पर, बटे की लाइन हमने खींचे है यहाँ पर, नसब नुमा जैसे का वैसा लिखे हैं 2। और ऊपर अब क्या लिखेंगे हम, नसब नुमा और सही अदद की ज़रब, तो 2 ज़रब 3, उसमें क्या जमा करेंगे, शुमार कुनिंदा वाला अदद 1, तो 2 ज़रब 3 जमा 1 बटे 2। अब इसको हम अलामतों के लिहाज से शुमार कुनिंदा हल करेंगे तो आसान है ये, 4 1 का 4, 4 में 1 जमा करे 5, तो 5 बटे 4। दूसरा भी इसी तरह हल करेंगे हम, 2 3 6, 6 में जमा करे 1, 7 7 बटे 2। अब इनकी हमें जमा करना है, तो याद रखिए आप, जमा उस वक्त होती है जब इनके नसब नुमा एक जैसे हों, हम नसब हों, लेकिन ये हम नसब नहीं है, एक का नसब नुमा 4 है, दूसरे का नसब नुमा 2 है। फिर हम नसब कैसे बनाएंगे, तो हम पहले देखते हैं कि क्या छोटे अदद के पहाड़े में 4 आता है, तो छोटा अदद हमारे पास 2 है, इसके पहाड़े में 4 आते हैं, 2 दूनी 4, तो हम 7 बटे 2 को 2 से ज़रब करेंगे, शुमार कुनिंदा को भी और नसब नुमा को भी, ताकि 2 दूनी 4 नसब नुमा कैसा हो जाए, हम नसब हो जाए, 4 4 आ जाए दोनों तरफ। तो इस तरह हम इस कसर को 7 बटे 2 को शुमार कुनिंदा को भी 2 से ज़रब करेंगे, नसब नुमा को भी 2 से ज़रब करेंगे। तो देखिए 5 बटे 4 जैसे का वैसा हमने लिखे यहाँ पर, फिर जमा का निशान, अब इसको हमने 2 से ज़रब किए तो क्या जवाब आएगा, 7 दूनी 14, फिर नसब नुमा की ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 14 बटे 4। अब देखिए दोनों के नसब नुमा कैसे बना लिए हमने, हम नसब बना लिए, एक जैसे बना लिए, यानी 5 बटे 4 14 बटे 4, दोनों कसर के नसब नुमा 4 4 है। अब इसकी हम जमा कर सकते हैं, तो बटे का निशान खींचिए, नीचे 4 को एक ही मर्तबा लिखिए और ऊपर वाले शुमार कुनिंदा के आदात की जमा कीजिए, 5 जमा 14। इस तरह 5 जमा 14 कितने हो गए, 19, 19 बटे 4। अब 19 बटे 4 यहाँ पर हमारा जवाब आया, लेकिन क्योंकि हमने मुरक्कब कसरों की जमा किए थे और जवाब ये गैर वाजिब कसर में आ गया, तो इसे हम वापस मुरक्कब कसर में तहवील करेंगे, बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे, तो 19 को 4 से हम तकसीम करते हैं, इस तरह 19 है, इसको हम 4 से तकसीम करेंगे, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 ज्यादा हो जाते हैं 19 से, तो हम 4 तक के ही लेंगे, पढ़ेंगे पहाड़ा, 4 चौक 16, 19 के नीचे 16 लिखेंगे। अब 19 में से 16 तफरीक करेंगे, तो 9 में से 6 गए 3, 1 में से 1 गया 0, क्या बचा 3, और खारिजी किस्मत कितना आया 4। तो ये जो रहता है सही अदद रहता है, तो हम पहले इसको लिखते हैं, खारिजी किस्मत को, सही अदद को 4, फिर बटे का निशान लगाते हैं, कौन से अदद से तकसीम किए थे हमने, 4 से तकसीम किए थे, तो नसब नुमा जैसे का वैसा रहता है 4। अब बाकी क्या बचा हमारे पास में 3, तो हम ये 3 ऊपर लिखेंगे। इस तरह इसका जवाब क्या आया, सही अदद 4, 3 बटे 4। तो इस तरह हमने मुरक्कब कसरों की जमा करना सीखे हैं। तो इसमें खास बातें जो याद रखना है वो ये है कि मुरक्कब कसर को पहले गैर वाजिब कसर में तहवील कीजिए, गैर वाजिब कसर में तहवील होने के बाद उनके नसब नुमा को देखिए, उस पर गौर कीजिए, अगर एक जैसे हैं तो हम शुमार कुनिंदा की जमा करेंगे, अगर एक जैसे नहीं हैं तो पहले हमें उन नसब नुमा को एक जैसा यानी हम नसब बनाना होगा, और हम नसब बनाने के बाद में फिर हम जमा करेंगे, जमा करने के बाद में फिर गैर वाजिब कसर आ जाती है, तो गैर वाजिब कसर को दोबारा मुरक्कब कसर में लिखने के लिए हम नसब नुमा से शुमार कुनिंदा को तकसीम करते हैं और बताए गए तरीके से आप उसको मुरक्कब कसर में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हम मुरक्कब कसरों की तफरीक करना सीखेंगे। इसके लिए मश्क नंबर 10 के मैं चंद सवालात ले रहा हूँ। तो पहला सवाल है 3 1 बटे 3 तफरीक सही अदद 1 1 बटे 4। ये हमने मुरक्कब कसरे लिए हैं, तो 3 1 बटे 3 में से तफरीक करना है 1 1 बटे 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसर में तहवील करेंगे। तो किस तरह तहवील करते हैं हम, तो सबसे पहले नसब नुमा में 3 जैसा है वैसा ही लिखेंगे हम। अब शुमार कुनिंदा में किस तरह लिखते हैं, इससे पहले हमने मुरक्कब कसरों की जमा करना सीखे थे, बिल्कुल वही तरीका है, सिर्फ अलामत तफरीक की आती है, पहले जमा की आती थी, अब कौन सी आएंगी, तफरीक की आएंगी, तो तफरीक करना पड़ेगा, लेकिन तरीका वही है। तो हम सबसे पहले नसब नुमा का अदद 3 ऊपर लिखेंगे, इससे ज़रब देंगे सही अदद 3 को, 3 ज़रब 3, और शुमार कुनिंदा का जो अदद है 1 उसके अंदर हम जमा करेंगे, जमा
1। अब दूसरी कसर को भी इसी तरह लिखेंगे हम, तफरीक की अलामत लगाएंगे, बटे का निशान खींचेंगे, नसब नुमा जैसे का वैसा 4। अब शुमार कुनिंदा में नसब नुमा का अदद लेंगे 4, उससे ज़रब करेंगे सही अदद 1 को, और जो शुमार कुनिंदा का 1 है वो इसके अंदर हम जमा करेंगे, इस तरह जमा 1। अब इसको अलामत के लिहाज से अमल करके हम हल करेंगे। तो पहला शुमार कुनिंदा है 3 ज़रब 3 जमा 1, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको ज़रब और जमा करके, 3 तिया 9, 9 में 1 जमा करो 10, 10 बटे 3। फिर तफरीक की अलामत लगाएंगे, इसको भी हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 ज़रब 1, 4 1 का 4 जमा 1 करे कितने हो गए 5 बटे 4। अब इसके बाद में हम इसकी तफरीक करेंगे, लेकिन तफरीक आपको पता है कसर की तफरीक उस वक्त होती है जब दोनों का नसब नुमा एक जैसा हो, यानी हम नसब हो। तो यहाँ पर नसब नुमा पहली कसर में 3 है, दूसरी कसर में 4 है, ये हम नसब नहीं है, तो इसको हम नसब बनाएंगे। तो हम नसब किस तरह बनाएंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं, छोटा अदद लेते हैं 3, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आते हैं, 4 के पहाड़े में 3 नहीं आते हैं, तो दोनों के आपस में ज़रब करना, 3 चौक 12, और दोनों कसर का नसब नुमा 12 बनाना। तो ये मैंने बटे का निशान लगाया हूँ। अब इसके नीचे मैं 12 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों की ज़रब करके हमको लिखना है, 3 चौक 12, नसब नुमा हमने क्या बना लिए 12 बना लिए। तो 3 को 4 से ज़रब दिए तो 12 बना है, तो ऊपर का जो शुमार कुनिंदा है उसको भी हम 4 से ज़रब देंगे, यानी 10 चौक 40। इस तरह ये बन गया 40 बटे 12। फिर तफरीक, अब बटे का निशान लगाइए, इसका नसब नुमा भी हमको 12 बनाना है, तो 4 तिया 12, तो 4 को कौन से अदद से ज़रब दिया हमने 3 से, यानी पहली कसर के नसब नुमा से ज़रब दिए 3 से, तो ऊपर वाले अदद को भी 3 से ज़रब देना पड़ेगा। नीचे 4 को 3 से दिए, 4 तिया 12, ऊपर भी 3 से देना पड़ेगा, 5 तिया 15। अब हम देखेंगे कि दोनों का नसब नुमा कैसा बन गया है, एक जैसा बन गया है, इसलिए हम नसब नुमा को एक मर्तबा लिखते हैं 12, और ऊपर वाले दोनों कसर के जो शुमार कुनिंदा है उनकी आपस में तफरीक करते हैं। इस तरह 40, दरमियान का निशान है तफरीक, तो तफरीक लगाएंगे, और शुमार कुनिंदा में है 15, इस तरह 40 में से तफरीक करेंगे हम 15। तो 40 में से 15 तफरीक किए, कितने बचेंगे 25, 25 बटे 12। अब क्योंकि हमने मुरक्कब कसरों की तफरीक की है, तो जवाब हमको मुरक्कब कसर में होना, ये जवाब कसर में है, गैर वाजिब कसर में है, तो गैर वाजिब कसर की हम मुरक्कब कसर बनाएंगे। तो वो तरीका भी आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ। क्या करना पड़ेगा हमको, हम 25 लिखेंगे, अब 25 को 12 से तकसीम करेंगे, 12 एका 12, 12 दूनी 24, अब 25 में से 24 तफरीक करे, कितना बचा 1। अब इसको हम गैर वाजिब कसर को अब हम मुरक्कब कसर में लिखेंगे, तो नसब नुमा जैसे का वैसी रहता है, 12 जिससे हमने तकसीम किए हैं। खारिज किस्मत कितना आया 2, तो 2 सही अदद होता है ये, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। अब क्या बाकी बचा है, बाकी बचा है 1, इसको हम शुमार कुनिंदा में लिखते हैं। तो इस तरह हमने गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तहवील किया। तो क्या जवाब आया हमारा, सही अदद 2 1 बटे 12। अब दूसरा सवाल लेते हैं, सही अदद 5 1 बटे 2, तफरीक सही अदद 3 1 बटे 3। अब इसकी तफरीक करना है, फिर अब हम इसे गैर वाजिब कसर में तहवील करेंगे, बटे का निशान बनाएंगे, इसके नीचे हम नसब नुमा जैसा है वैसा लिख देंगे 2। अब शुमार कुनिंदा में किस तरीके से लिखते हैं, तो नसब नुमा से सही अदद को ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 5, ये शुमार कुनिंदा में लिखना है आपको, 2 ज़रब 5, फिर उसमें जमा करेंगे शुमार कुनिंदा का अदद 1 जमा 1। इसी तरह दूसरे मुरक्कब कसर को भी गैर वाजिब कसर में तहवील करेंगे, तफरीक का निशान लगाया हमने, बटे का निशान खींचे, इसके नीचे लिखे हमने नसब नुमा जैसा है वैसा 3। अब शुमार कुनिंदा में नसब नुमा और सही अदद की ज़रब लिखेंगे, 3 ज़रब 3, इसमें क्या जमा करना पड़ेगा हमको, शुमार कुनिंदा का अदद 1। अब इसको हम अलामत के लिहाज से हल करेंगे, 2 पंजे 10, 10 में 1 जमा करे कितने हो गए 11, 11 बटे 2। तफरीक की अलामत लगाएंगे, अब ऊपर की शुमार कुनिंदा की ज़रब करेंगे, 3 तिया 9, 9 में 1 जमा करेंगे 10, 10 बटे 3। अब 11 बटे 2 में से तफरीक करना है 10 बटे 3, लेकिन नसब नुमा एक जैसा नहीं है, हम नसब नहीं है, तो इनका हम नसब बनाना पड़ेगा। तो हम नसब कैसे बनाते हैं हम, तो पहले हम कसर लिख लेते हैं 11 बटे 2। अब हम नसब नहीं है, इसे हमें हम नसब बनाना है, तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आते हैं, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आते हैं, तो दोनों के आपस में ज़रब करके जो भी हासिल ज़रब आएगा उसको हम नसब नुमा बनाते हैं, यानी 2 तिया 6, यानी इधर वाली कसर को 3 से ज़रब देंगे, और इधर वाली जो कसर है 10 बटे 3, इसको इधर वाली कसर के नसब नुमा से ज़रब देंगे 2 से। तो पहले हम कसर लिख लेते हैं ताकि आसानी से आपकी समझ में आ गए, ये है 10 बटे 3। अब 2 तिया 6 हमको बनाना है नसब नुमा, तो शुमार कुनिंदा को भी 3 से ज़रब देंगे पहली कसर को, और दूसरी कसर को भी 3 से ज़रब
ज़रब देंगे ताकि नसबनुमा 6 बन जाए, 2 तिया 6 बन जाए। फिर तफरीक 10/3 है, इसका भी नसबनुमा 6 बनाना है तो 3 को इधर वाले नसबनुमा यानी 2 से ज़रब करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा। तो नीचे 2 से ज़रब करेंगे तो ऊपर भी शुमार कुनिंदा को भी 2 से ज़रब करेंगे। अब हम ज़रब का अमल करते हैं। शुमार कुनिंदा नसबनुमा में 11 तिया 33, नसबनुमा में 2 ज़रब 3, 2 तिया 6। तफरीक शुमार कुनिंदा की ज़रब करेंगे 10 दूनी 20, 3 दूनी 6। अब हमारे पास जो कसर आई है 33/6 में से तफरीक करना है 20/6। अब तफरीक हम कर सकते हैं क्योंकि इनका नसबनुमा हम नसब है, एक जैसा है, तो एक जैसा नसबनुमा को एक मर्तबा लिखते हैं हम नसबनुमा में 6 और 33 में से तफरीक करेंगे 20। अब 33 में से 20 आपको तफरीक करना है। जुबानी आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप खड़ी तरतीब में 33 लिखिए, उसके नीचे 20 लिखिए और 33 में से इस तरह 20 तफरीक कीजिए। 3 के 3, 3 में से 2 गया 1, 13। अगर आपको जुबानी आती है तफरीक, 33 में से 20 गए 13 बचे तो आप डायरेक्ट 13 लिख दीजिए, बटे नसबनुमा जैसा है वैसा 6। अब 13/6 कसर बन गई है, लेकिन हमने मुरक्कब कसर की तफरीक की है तो हमको जवाब भी मुरक्कब कसर में चाहिए, इसलिए हम 13/6 को मुरक्कब कसर बनाएंगे। तो उसका तरीका वही तकसीम का है कि 13 को नसबनुमा 6 से तकसीम करेंगे हम। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 13 के नीचे हम 12 लिखेंगे और तफरीक करेंगे। 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 बाकी बचा। अब इसको मुरक्कब कसर में कैसा लिखते हैं? तो जो खारिजी किस्मत आता है, क्या आया जवाब? यहाँ खारिजी किस्मत 2 है तो 2 सही अदद होता है, ये पहले लिखते हैं। फिर बटे का निशान लगाइए और नसबनुमा जैसे का वैसा रहता है न, जिससे हम तकसीम करते हैं वो जैसे का वैसा नसबनुमा में लिखते हैं 6 और देखते हैं क्या बाकी बचा। क्या बाकी बचा? हमारे पास में 1 बचा तो 1 हम ऊपर लिखते हैं। इस तरह 13/6 की मुरक्कब कसर बन गई 2, 1/6। तो ये आ गया हमारा जवाब। उम्मीद है आपकी ये समझ में आ गया होगा। कसर को अददी खत पर जाहिर करना सीखें। अददी खत किसे कहते हैं? ऐसा खत जिसपे आदाद लिखे जाते हैं उसे अददी खत कहते हैं। हमने इससे पहले मुकम्मिल आदाद का अददी खत भी देखा है और सही आदाद का अददी खत भी देखा है। तो हम आज मुकम्मिल आदाद का अददी खत बनाएंगे और मुकम्मिल आदाद 0 से शुरू होते हैं। तो अददी खत पर अदद दिखाने के लिए हम जो नुकात खत के ऊपर लगाते हैं उनका फासला एक जैसा होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 0 लिखा हूँ, यहाँ पे एक नुक्ता लगाया हूँ, फिर यहाँ 1 लिखा हूँ, यहाँ पर एक नुक्ता लगाया हूँ। तो ये फासला जो मैंने 0 से 1 तक लिया उतना ही फासला हमको हर नुक्ते के दरमियान लेना चाहिए। तो मैं पहले नुक्ते लगा देता हूँ। ये 0 का नुक्ता लगा हुआ है, 1 का नुक्ता है यहाँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो यहाँ पर मैंने नुकात लगाया हूँ, उस नुकात के नीचे हमने मुकम्मिल अदद लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दो नुक्तों के दरमियान का फासला कैसा है? हमारे पास में यकसा लंबाई का है, मसावी लंबाई का है और कहीं के भी दो नुकात के दरमियान के फासले को एक इकाई फासला कहते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी दो नुक्तों के दरमियान का फासला कौन सा फासला कहलाता है? एक इकाई फासला कहलाता है। अब इसके बाद में हम जो है तो कसर को अददी खत पे जाहिर करना सीखेंगे। किसी भी कसर को अददी खत पे जाहिर करना हो तो एक बात याद रखिए आप कि एक खत पर एक ही नसब नुमा वाली कसर को बताया जा सकता है। जैसे हमें ऐसी कसरे बताना है जिनका नसब नुमा 2 हो तो वो एक ही खत पे बता सकते। अगर हमको ऐसी कसर बताना है जिसका नसब नुमा 3 हो तो उसको भी एक ही खत पे बताया जा सकता है। अगर हमें ऐसी नसब नुमा अददी खत पे बताना हो जिसका नसब नुमा 4 हो तो उसके लिए भी एक अलग से खत लगेगा हमको। ऐसा नहीं है कि हम एक ही खत में 2 नसब नुमा वाली, 3 नसब नुमा वाली, 4 नसब नुमा वाली कसर बता सकते हैं। तो हमको एक खत पर एक नसब नुमा वाली कसर बताना होगी। तो मैं आपको स्पीड से किस तरह आप बता सकते हैं या स्पीड से आप अददी खत पर कसरे किस तरह लिख सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा और बहुत ही तेज रफ्तार से आप अददी खत पर कसरे बना सकते हैं। अलग अलग नसब नुमा के लिए हम अलग अलग खत लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 नसब नुमा वाली कसर बनाएंगे अददी खत पर। तो सबसे पहले हम खत खींच लेते हैं। खत खींचने के बाद
बाद में खत के ऊपर मसावी फासलों पर नुकात लगा देते हैं या निशान लगा देते हैं। इस तरह के 1 2 3 4 5 6 7 मैंने 7 नुक्ते लगा दिया हूँ, यहाँ पर निशान लगा दिया हूँ। अब हमको कौन से नसब नुमा वाली कसर बनाना है? 2 नसब नुमा वाली कसर बनाना है। तो सबसे आसान तरीका, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप बहुत तेज रफ्तार से कसरे बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, शुरुआत हमको 0 से करना है, 0 लिखना है। अब किस नसब नुमा वाली कसर बनाना है? हमको 2 नसब नुमा वाली बनाना है। तो बटे का निशान 0 के नीचे लगा के यहाँ 2 लिख दीजिए। 0/2 का मतलब भी 0 ही होता है, लेकिन याद रहने के लिए हमने यहाँ पर 0/2 लिखा है ताकि आपको पता चले कि हमको हर कसर का नसब नुमा क्या बनाना है? 2 बनाना है। अब आसान है, अब हर नुक्ते पर हम गिनती लिखते हैं। यहाँ 0 लिखे हमने, यहाँ पर 1, यहाँ लिखेंगे 2 3 4 5 6। अब हम नसब नुमा लिखेंगे इन आदाद के नीचे। तो 1 के नीचे हम बटे का निशान लगाएंगे 1/2, 2 के नीचे बटे का निशान लगाएंगे 2/2, 3 के नीचे बटे का निशान लगाएंगे 3/2। इस तरह हर अदद के नीचे हम नसब नुमा 2 लिखेंगे। 4/2, 5/2, 6/2। है आसान, फौरन लिख सकते हैं आप। अब आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर तबई अदद 1 या मुकम्मिल अदद 1 हमको नजर नहीं आ रहा है। तो हमने जो नसब नुमा बनाए हैं 2, वो 2 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको कहाँ पर 1 आने वाला है, कहाँ पे 2 आने वाले हैं और कहाँ पे 3 अदद आने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। देखिए 2 एका 2, तो कहाँ पे 2 से 2 को तकसीम किया हुआ है? यहाँ पे देखिए 2/2 है, मतलब 2 एका 2। तो 2/2 का मतलब भी 1 ही होता है। तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ 1 लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर मुकम्मिल अदद 1 लिखा हुआ है। यानी 2/2 भी लिख सकते हैं और उसकी जगह 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको रफ्तार से बनाना था, तेजी से बनाया हमने अददी खत, तो पहले हम इस तरह बना लेते हैं और बाद में हम उन मुकम्मिल अददों को ढूंढकर खत के ऊपर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 कहाँ पर आएगा? तो 2 एका 2 यहाँ आ गए, 2 दूनी 4। 4 कहाँ पर है? ये यहाँ पर है 4/2, यानी 2 दूनी 4, तो 4/2 को हम 2 लिखते हैं। फिर 2 के बाद में फिर हम आगे पढ़ेंगे 2 तिया 6, तो 3 कहाँ पर आएगा? जहाँ पर 6 है, ये 6/2, 2 से 6 को तकसीम किए 2 तिया 6, यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 नसब नुमा वाली कसरे बनाए हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2 को 2 से तकसीम किए तो जवाब 1 ही आता है। तो दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं। 2/2 लिखिए या 1 लिखिए। लेकिन जब आपको पहचानने के लिए कहा जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 कहाँ आने वाला है, 2 कहाँ आने वाला है और 3 कहाँ आने वाला है। अब इसी तरह से हम 3 नसब नुमा वाली कसरे अददी खत पर बताएंगे। इसके लिए फिर नुक्ते लगाते हैं मसावी फासले पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 नुक्ते लगा दिया हूँ मैंने। अब कहाँ से शुरू करेंगे हम लिखना? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको कौन से नसब नुमा वाली कसर बनाना है? 3, तो 0 के नीचे 3 लिखिए। 0/3 का मतलब 0 ही होता है। अब सबके नसब नुमा के नीचे हम 3 लिखेंगे। 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3। एक नुक्ता और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर 9/3। अब यहाँ पर इस अददी खत पर हमने ऐसी कसरे बताए जिनका नसब नुमा 3 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मुकम्मिल अदद ढूंढेंगे। 1 2 और 3 कहाँ पर आता है? तो 3 है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ना। 3 एका 3, 3 कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। 3 एका 3, 1 यहाँ पर आएगा मुकम्मिल अदद। 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर है, तो 3 से 6 को तकसीम करेंगे। 3 दूनी 6, तो 2 मुकम्मिल अदद यहाँ लिखेंगे हम। 3 तिया 9, तो यहाँ 9 आया, 9 के ऊपर 3 लिखेंगे। 3 तिया 9। यानी इस अददी खत को अगर हमें 3/3 की बजाय यहाँ अगर लिखना है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो ये स्पीड से बनाकर आना चाहिए, तो मैंने ये आपको तरीका बताया हूँ। एक और बना लेते हैं हम अददी खत जिसका नसब नुमा 4 है। इस तरह एक अददी खत खींचेंगे हम। अब नुकात लगाएंगे मसावी फासला लेते हुए। यहाँ मैं लगा रहा हूँ नुकात 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पर सिर्फ 8 नुकात लिया हूँ। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लिखने की? 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, एक नुक्ता बढ़ा देते हैं हम 8। अब देखिए हमको कौन सी कसर बनाना है? ऐसी कसर जिसका नसब नुमा 4 हो। तो 0 के नीचे 4 लिखो। 0/4, इसका मतलब 0 ही होता है। 0 को अगर 4 से तकसीम करेंगे तो 0 ही आएगा।
अब सबके नसब नुमा में 4 लिख दीजिए। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। अब आप बताइए कहाँ पर आएगा एक मुकम्मिल अदद, किस कसर के ऊपर आएगा या किस कसर की जगह एक आएगा। तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एका 4, तो यहाँ पर है 4, 4 एका 4, एक मुकम्मिल अदद यहाँ लिखेंगे हम। 4 दूनी 8, तो 2 का आएगा 4 दूनी 8, ये यहाँ पर 8 की जगह आएगा 4 दूनी 8, यानी 8 को 4 से तकसीम करेंगे तो 2 आएगा 4 दूनी 8। तो ये 0 है, ये 1 और ये 2, तो इसमें 2 इकाई फासला है। अब नसब नुमा का मतलब समझिए। हमने यहाँ पे 3 खत बनाए, 2 नसब नुमा वाला, दूसरा खत बनाया है जिसके कसर में नसब नुमा 3 है, तीसरा खत बनाया हमने जिसके में जो कसरे बताई गई है उसका नसब नुमा 4। तो इसमें हमने सबसे पहले इकाई फासले का खत देखे थे। इकाई फासला किसे कहते हैं? दो नुकात के दरमियान का फासला। वो दो नुकात कौन से होते हैं? एक मुकम्मिल अदद से दूसरे मुकम्मिल अदद तक का जो फासला होता है वो एक इकाई फासला होता है, 0 से 1 तक। अब देखिए दो नसब नुमा कसर वाले खत पे ध्यान दीजिए आप। 0 से 1 तक यहाँ पर हमने एक इकाई फासले के कितने हिस्से किए हैं? 2 हिस्से किए, 1 2, इसलिए इसका नसब नुमा 2 है। एक इकाई फासले के कितने हिस्से किए हमने? 2 किए। अब एक इकाई फासले के अगर हम 3 हिस्से करेंगे तो हमको 0 से 1 के दरमियान 3 हिस्से करना पड़ेंगे, जब उसका नसब नुमा 3 बनेगा। देखिए नीचे वाले खत में 0 से 1 तक ये एक इकाई फासला कहलाएगा। 0 से 1 तक कितने हिस्से किए हमने इस इकाई फासले के? ये 1, ये 2 और ये 3 हिस्से किए, इसलिए इसका नसब नुमा 3 आया। अब ऐसी कसर जिसका नसब नुमा 4 हो तो आपने फौरन समझ जाना चाहिए कि जिस कसर का नसब नुमा 4 है उसमें एक इकाई फासले के कितने हिस्से किए जाएंगे। तो नसब नुमा 4 है तो एक इकाई के 4 हिस्से किए गए हैं। देखिए है कि नहीं सही? ये 0 है, ये 1 है, इसके दरमियान देखिए कितने हिस्से किए गए हैं एक इकाई फासले के? 1 2 3 4, तो ये 4 हिस्से किए गए। अब अगर हम 5 नसब नुमा वाली कसरे बताना चाहते हैं तो एक इकाई फासले के 5 हिस्से करें। 6 नसब नुमा वाली कसरे बता रहे हैं तो एक इकाई फासले के 6 हिस्से करेंगे। अब हम इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से समझेंगे। इसके लिए मैं कम इकाई फासले वाला अददी खत ले रहा हूँ। ये खत लिए हमने, इसमें सिर्फ 2 इकाई फासला बताया हूँ, 0 से 1 और ये 2 इकाई फासले इसके अंदर है। अब अगर मुझे इस अददी खत पर 5 नसब नुमा वाली कसर बनाना हो तो बताइए 0 से 1 के दरमियान कितने हिस्से करना पड़ेंगे मुझे? नसब नुमा 5 है तो हिस्से भी कितने करना पड़ेंगे? 5 करना पड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 और ये 5 हो गए 5 हिस्से। देखिए 5 लकीरें है कि नहीं अंदर? ये 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए इसके। मतलब ये है कि ये इस पे जो कसर लिखी जाएंगी वो 5 नसब नुमा वाली ही लिखी जाएंगी, क्योंकि एक इकाई फासले के हमने 5 हिस्से किए हैं तो 5 ही नसब नुमा लिखेंगे, हम कोई दूसरा नसब नुमा नहीं लिख सकते। तो इस तरह मैं यहाँ लिख देता हूँ 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 5/5, यानी 5 एका 5 आ गया सही अदद एक हमारा। 5 एका 5 मुकम्मिल अदद भी है ये एक, क्योंकि अददी खत हम मुकम्मिल अदद का लिए तो सही अदद नहीं कहेंगे, इसे हम मुकम्मिल अदद 1 कहेंगे। तो यहाँ पर आएगा 5/5, ये आ गया हमारा मुकम्मिल अदद 1 के मुकाम पर। हाँ, इसके बाद हम दूसरी इकाई के भी 5 हिस्से हमको करना पड़ेंगे, क्योंकि नसब नुमा 5 है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे तमाम कसरे नहीं लिखना है हमको। अगर इस तरह खत पे सिर्फ निशानात लगे हुए हैं तो हमें पूरी कसरे नहीं भी लिखे चलता। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस नुक्ते पे कौन सी कसर है जिसके ऊपर मैंने ए लिखा हूँ, तो ए नुक्ते पर कौन सी कसर आएंगी, तो ये कसर बताने के लिए आपको पहले से निशानात गिनना होंगे। 0 से 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ए की जगह निशान की जगह 9 आया तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। और एक इकाई के कितने हिस्से किए थे? 5, तो नसब नुमा 5 रहेगा। तो इस तरह आपको पहचान कर लिख कर आना चाहिए कि इस निशान पे कौन सी कसर लिखेंगे। तो इकाई फासले के हिस्से नसब नुमा में, और जितने दूरी वाले नुकात पर निशान लगा हुआ है उतना गिनकर वहाँ का अदद हम लिखेंगे। हाँ, एक बात और समझिए, 9/4 को हम मुरक्कब कसर में भी लिख सकते हैं। मुरक्कब कसर में कैसे? अभी हमने 0 से गिने थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने 9/5 लिखे। अब मुरक्कब कसर में कैसे लिखेंगे? तो जो इकाई फासला मुकम्मिल आ जाता है पहले हम वो इकाई फासले का 1 लिखते हैं। इस तरह ये 1 लिख दिए, ये मुकम्मिल अदद है हमारा, ये 1 यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद के
जो हिस्से है वो कसर में लिखेंगे। तो यहाँ से इसके बाद के हिस्से हम गिनेंगे, 1 2 3 4। तो 4 हिस्से है तो 4 शुमार कुनिंदा में लिखेंगे और कुल इसके 5 हिस्से थे तो 5 नसब नुमा में लिखेंगे। अब 9/5 और 1 4/5 ये दोनों कसरे एक जैसी है तो इसे हमने मुरक्कब कसर में लिखे हैं और ये गैर वाजिब कसर में है। इसी तरह की एक मिसाल और समझ लीजिए। मैं ये खत ले रहा हूँ, इस खत पर मैं 3 इकाई फासले के निशान ले रहा हूँ, 0 1 2 3। अब मुझे 1 इकाई फासले के 6 हिस्से करना है तो 0 से 1 तक 1 इकाई फासला, इसके 6 हिस्से करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके हो गए 6 हिस्से। फिर 1 से 2 तक इस इकाई फासले के 6 हिस्से करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6। अब 3 इकाई फासले तक के हिस्से करूंगा मैं, 2 से लेकर 3 तक 6 हिस्से करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6। तो हर इकाई के मैंने 6 हिस्से किया हूँ। मतलब नसब नुमा कितना बनेगा कसर का, 6 बनेगा, क्योंकि हमने हर इकाई के 6 हिस्से किए हैं। यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि बताइए 2 3/6 ये कसर इस अददी खत पर कहाँ होंगी, तो 2 3/6 ये कसर अददी खत पर कहाँ होंगी। ये मुरक्कब कसर है, कहाँ पर होंगी। तो अब पहले क्या है, यहाँ पर 2 है तो हम ये 2 हमको पता हो गया, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब उसके बाद में 3/6 है तो इकाई फासले के हमने 6 हिस्से किए थे, लेकिन शुमार कुनिंदा में 3 है तो 2 के बाद में तीसरे हिस्से वाला जो निशान रहेगा, 2 के बाद में तीसरे हिस्से वाला जो निशान होगा वहां पर ये कसर रहेंगी। तो 2 के बाद तीसरा हिस्सा कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है। मतलब ये जो निशान है यहाँ पे कौन सी कसर है, 2 3/6, यानी 2 पूरे हो गए मुकम्मल अदद और उसके बाद के 3 हिस्से 1 2 3 ये शुमार कुनिंदा में, और हर इकाई के 6 हिस्से है उसको हम नसब नुमा में लिखेंगे। अब ये जो कसर है मुरक्कब कसर है 2 3/6। अब इस मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में आपको तहवील करना सिखाया गया है। तो 2 3/6 को अगर हम गैर वाजिब कसर बनाएंगे तो क्या बनेंगी, 6 लिखेंगे, 6 से ज़रब देंगे 2 को, उसमें जमा करेंगे 3, तो 6 दूनी 12, 12 में जमा करो 3, 13 14 15, 15/6। इस तरह 15/6 भी इस निशान के ऊपर हम लिख सकते हैं। अब वो सही है या नहीं है तो हम पहले से वो हिस्से गिनते हैं, देखते हैं कि बराबर 15 हिस्से वहां पर आते हैं या नहीं आते। देखिए 0 के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आगे बराबर 15 हिस्से, एक इकाई फासले के 6 हिस्से है इसलिए बटे नसब नुमा में 6। तो इस तरह आज हमने कसर को अददी खत पे जाहिर करना सीखे हैं और तेज रफ्तार से किस तरह हम मालूम कर सकते हैं, सही अदद के जरिए कैसा मालूम कर सकते हैं, पूरे अददी खत पे सिर्फ एक निशान को हम कैसा पहचान सकते हैं कि वहाँ कौन सी कसर होंगी, ये सब हम यहाँ पर सीख चुके हैं। कसरों का ज़रब करना सीखेंगे। तो ज़रब या तकसीम करने के लिए हमें पहाड़े याद होना जरूरी है और कसरों का ज़रब के तरीके से ही किया जाता है। बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें कभी कभी हमें पहाड़े पढ़कर तकसीम भी करना पड़ता है और पहाड़े पढ़कर ज़रब भी करना पड़ता है, इसलिए पहाड़े याद होना जरूरी है। तो याद रखिए, 2 कसरों का ज़रब करते वक्त शुमार कुनिंदा का हासिल ज़रब शुमार कुनिंदा के मुकाम पर और नसब नुमाओं का हासिल ज़रब नसब नुमा के मुकाम पर लिखते हैं। आसान लफ्जों में ये कहेंगे हम, ऊपर की ज़रब ऊपर करना है, नीचे की ज़रब नीचे। शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा की जगह लिखेंगे, नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा की जगह लिखेंगे। तो हमको पहाड़े याद होना चाहिए, हम फौरन ज़रब करके लिख सकते हैं। इसके लिए हम मशकी सेट 12 लेते हैं। इसका पहला सवाल है 7/5 ज़रब 1/4। इनकी ज़रब करना है कसरों की, तो शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा की जगह लिखेंगे या नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा की जगह लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे एक साथ लिखते हैं शुमार कुनिंदा में 7/1/5 अब इनकी ज़रब कर लेते हैं। 7/1 यानी 7 का पहाड़ा हमको 1 तक पढ़ना है, 7 एका 7। 5/4 यानी 5 का पहाड़ा हमको 4 तक पढ़ना है, 5 चौक 20। इस तरह 7/20 ये हमारा जवाब आ गया। एक और मिसाल लेते हैं, दूसरा सवाल 6/7 को ज़रब करेंगे 2/5 से। अब शुमार कुनिंदा में क्या है, दोनों कसरों के 6 और 2 है, दरमियान में अलामत कौन सी है,
है, जरब की है, तो इसको एक साथ लिखेंगे हम 6 ज़रब 2, बटे का निशान लगाएंगे। नीचे हम दोनों को जरब की शक्ल में लिखेंगे, नसब नुमा वाले अददों को, 7 ज़रब 5, 7 ज़रब 5। अब लिखने के बाद हम इसकी जरब कर लेंगे, 6 दूनी 12। अब 7 ज़रब 5 यानी 7 का पढ़ा 5 तक पढ़ेंगे, 7 पंजे 35, ये जवाब आ गया 12/35। तो इस तरह हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम डायरेक्ट भी जवाब लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हमने 6 ज़रब 2/7 ज़रब 5 लिखा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 7 पंजे 35। लेकिन कुछ कसरों की जरब में हमको थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है, तवज्जो देना पड़ती है, और वो कौन सी बातों पे हमें तवज्जो देना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, याद रखिए। इसके लिए मैं मश्क नंबर 12 का छठा सवाल लेता हूँ, 9/7 ज़रब 7/8। अब इसको हम जरब की शक्ल में पहले लिख लेते हैं, 9 ज़रब 7 यानी शुमार कुनिंदा का जरब हमने शुमार कुनिंदा की जगह लिख लिए हैं। अब नसब नुमा के आदाद का जरब नसब नुमा की जगह लिखेंगे, 7 ज़रब 8। इसमें आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अदद ऐसा है जो शुमार कुनिंदा में भी है और नसब नुमा में भी है। कौन सा है? 7। तो 7 और 7 कट जाएंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि 7 एका 7, 7 से 7 तकसीम होते हैं। यहाँ हमने तकसीम किया, 7 से 7 कट गए, क्या बाकी बचा? शुमार कुनिंदा में 9 और नसब नुमा में 8, तो 9/8 इसका जवाब हुआ। अब इसी तरह की एक और मिसाल लीजिए, 5/6 ज़रब 6/5। इसको हम ज़रब की शक्ल में लिख लेते हैं, पहले शुमार कुनिंदा की ज़रब दूसरे कसर के शुमार कुनिंदा से, 5 ज़रब 6/6 ज़रब 5। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे वाले अदद बिल्कुल एक जैसे हैं। 6 नीचे भी है, शुमार कुनिंदा में भी है, 5 भी शुमार कुनिंदा में है, तो नसब नुमा में भी 5 है। यानी 5 ज़रब 6 ऊपर है तो 5 ज़रब 6 नीचे भी है। अब जाहिर है उनकी ज़रब करेंगे तो एक जैसे ही जवाब आएगा। जैसे 5 छके 30 और 5 छके 30, 30 एका 30, एक जवाब आएगा, कट जाएगा तो हम यहाँ भी काट सकते हैं इसको इस तरह, 5 एका 5। अब क्या बच गया हमारे पास में? शुमार कुनिंदा में 6, नसब नुमा में 6, इसको एक बार और डबल लिख लेते हैं, 6/6। इसका मतलब क्या हुआ? 6 को 6 से तकसीम करना, 6 का 6, तो ये एक जवाब आएगा यहाँ। तो इस तरह अगर एक जैसे आदाद हो शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में तो उन्हें हम कट कर देते हैं, और अगर नसब नुमा के अदद के पहाड़े में शुमार कुनिंदा का अदद आता है तो हम उसे भी तकसीम कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ज़रब का अमल हो, शुमार कुनिंदा में भी ज़रब का अमल हो और नसब नुमा में भी ज़रब का अमल हो, तभी हम पहाड़े पढ़कर उसको कट कर सकते हैं। देखिए एक और मिसाल, 6/17 ज़रब 3/2। अब यहाँ पर एक जैसे आदाद आपको नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें ये नजर आ रहा है कि 2 के पहाड़े में 6 आते हैं, इसलिए हम 2 से 6 को तकसीम कर सकते हैं। इसलिए पहले हम शुमार कुनिंदा के आदाद लिख लेते हैं ज़रब की अलामत के साथ में, 6 ज़रब 3 बटे, अब नसब नुमा के आदाद लिख लेते हैं ज़रब की अलामत के साथ में, 17 ज़रब 2। अब हम 2 के पहाड़े से 6 को तकसीम करेंगे, 2 तिया 6। अब क्या बच गया हमारे पास शुमार कुनिंदा में? 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3 बटे 17। अब शुमार कुनिंदा की ज़रब करके शुमार कुनिंदा में लिख देंगे, 3 तिया 9 बटे 17, 9/17। तो ये ज़रब बहुत ही आसान है, कसरों की ज़रब। इसमें शुमार कुनिंदा की ज़रब करके शुमार कुनिंदा में लिखते हैं, नसब नुमा की ज़रब करके नसब नुमा में लिखते हैं। लेकिन अगर शुमार कुनिंदा नसब नुमा में एक जैसे अदद हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो वो देखना है, या एक एक भी रहा तो हम उसे कट कर सकते हैं पहाड़ा पढ़कर। इस तरह से हम कसरों की ज़रब करते हैं। ज़रबी माकूस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़रबी माकूस दो अदद का जब हासिल ज़रब 1 आता हो तो उन दोनों अदद को एक दूसरे का ज़रबी माकूस कहते हैं। तो आसान बात है ये कि जब दो आदाद का हासिल ज़रब 1 होता है तब वो आदाद एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं। माकूस का मतलब होता है उल्टा। इसे हम एक कसर लेकर समझेंगे। यहाँ मैंने एक कसर लिया हूँ 2/3। अब 2/3 लिखने के बाद हम इसको ज़रबी माकूस में लिखेंगे। इसका ज़रबी माकूस क्या होगा? तो ज़रबी माकूस लिखना है तो ज़रब की अलामत लिखेंगे। अब माकूस यानी ज़रबी माकूस, माकूस यानी उल्टा, उल्टा लिखना है। तो यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 2 है, नसब नुमा में 3 है। इसको हम उल्टा कर देते हैं 3/2। अब इसे हम ज़रब करके देखते हैं कि क्या जवाब आता है। 2 ज़रब 3, 2 तिया 6। शुमार कुनिंदा का ज़रब शुमार कुनिंदा से होता है।
तो 2 तिया 6। नसब नुमा का ज़रब नसब नुमा से करते हैं, 3 दूनी 6। अब हमारे पास कौन सी कसर आ गई, 6/6। अब हम 6 से 6 को तकसीम करेंगे, 6 का 6। क्या जवाब आया, 1। तो ऐसे आदाद जिनका हासिल ज़रब क्या आता हो, 1 आता हो, तो उन दोनों आदाद को एक दूसरे का ज़रबी माकूस कहते हैं। यानी 2/3 का ज़रबी माकूस क्या हो गया, 3/2। और 3/2 का ज़रबी माकूस क्या होगा, 2/3। ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका हासिल ज़रब क्या आता है, 1 आता है। एक और मिसाल देखिए, यहाँ एक कसर लिया हूँ मैंने 5/6। अब इसका ज़रबी माकूस लिखना है, यानी ज़रब में इसे अलामत के साथ में उल्टा लिखना है, उसको कहते हैं ज़रबी माकूस। तो ये ज़रब की अलामत लगा दी हमने। अब 5/6 है तो 6/5 लिख दिए, ये हो गया इसका ज़रबी माकूस। अब सही है या गलत है हम ज़रब करके मालूम कर सकते हैं। जवाब कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो शुमार कुनिंदा का ज़रब करते हैं हम, 5 छके 30। अब नसब नुमा का ज़रब करेंगे, 6 पंजे 30। अब 30 को 30 से तकसीम करेंगे, 30 का 30। एक जवाब आया, मतलब ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस है। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा हूँ 4। अब बताइए मुझे कि मैंने तो कहा था कि इसको उल्टा लिखना है, यहाँ तो अकेला अदद है 4। ज़रबी माकूस में हम शुमार कुनिंदा को ऊपर लिखते हैं और नसब नुमा को नीचे लिखते हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ 4 नजर आ रहा है। अब इसका ज़रबी माकूस कैसा लिखेंगे, तो एक बात याद रखिए आप, अगर आपको अकेला अदद दिया जाए ज़रबी माकूस के लिए तो आपने ये समझना चाहिए कि हर अदद के नसब नुमा में 1 होता है, जो हम नहीं लिखते हैं या इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 1 से उस अदद को तकसीम करो तो वही अदद आता है, इसलिए हम किसी भी अदद के नीचे 1 नहीं लिखते हैं। तो दरअसल हर अदद के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि उसका जवाब वही अदद होता है। मिसाल के तौर पर ये 2 है, तो इसे हम 2/1 लिखते हैं, इसका मतलब वही होता है। 1 से अगर हम 2 को तकसीम करेंगे तो 2 ही जवाब आएगा। 3 लिखते हैं हम, 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 3 को तकसीम करेंगे तो जवाब 3 ही आएगा। अब 4 लेते हैं, तो इसे हम इस तरह लिखते हैं 4/1, इसका मतलब भी 4 ही होता है, यानी 1 से 4 को तकसीम करेंगे तो 4 ही जवाब आएगा। और एक अदद लेते हैं 5। अब 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 5 को तकसीम करेंगे तो जवाब 5 ही आएगा। तो हर अदद जो आपको अकेला नजर आता है तो उसमें 2 बातें याद रखिए कि वो अदद शुमार कुनिंदा का होता है। कौन से मुकाम का होता है, शुमार कुनिंदा के मुकाम का होता है, ऊपर वाला होता है, क्योंकि अब ये दरमियान में लिखा हुआ है। आप बोलेंगे नसब नुमा में है या शुमार कुनिंदा में है, तो याद रखिए अकेला जो अदद होता है वो हमेशा शुमार कुनिंदा का होता है। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो आपको समझना चाहिए कि उसके नीचे 1 है। कितना है, 1 है, तो इस तरह हम 1 लिख देते हैं उसके नीचे समझने के लिए। अब इसका ज़रबी माकूस कैसा लिखेंगे, हम माकूस यानी उल्टा लिखेंगे, तो ज़रब की अलामत लगाए हमने। अब इसका ज़रबी माकूस हो गया 1/4। जो नसब नुमा 1 नजर नहीं आ रहा था पहले, बाद में हमने लिखे तो वो 1 कहाँ चले गया, ऊपर, और 4 कहाँ गया, नसब नुमा में। अब इसका ज़रब देखिए 4 × 4 और नसब नुमा का ज़रब 4 × 4। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं, यहाँ मैंने लिया 5। इसका ज़रबी माकूस लिखना है, ज़रब की अलामत लिख दिया, अब इसको उल्टा लिखना है, माकूस लिखना है। तो आपको बता दिया कि अकेला अदद रहता है तो कहाँ रहता है, वो शुमार कुनिंदा में रहता है। मतलब 5 कहाँ आएगा, इधर नसब नुमा में आएगा, तो ये हम बटे की अलामत लगाते हैं, इसके नीचे 5 लिख देते हैं। ऊपर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि इस 5 के नसब नुमा में कोई अदद नजर नहीं आ रहा था, तो हम जानते हैं कि वो अदद कौन सा होता है, 1 होता है। तो समझने के लिए हम इसके भी नीचे 1 लिख देते हैं, इस तरह। एक और मिसाल ले लेते हैं हम, 1/6 को ज़रब करें, इसका ज़रबी माकूस लिख, 1/6 का ज़रबी माकूस लिखेंगे 6/1। अब इसकी ज़रब करेंगे 6 × 6, 6 × 6। अब 6 से 6 को हम तकसीम करेंगे, 6 × 6, 1 जवाब आया। तो इसी तरह जब अकेला अदद नजर आए आपको, उसका ज़रबी माकूस लिखना हो तो क्या करना होगा, आपको उसके नसब नुमा में 1 समझना होगा। भले आप ना लिखे उसे, लेकिन आपको समझना होगा। मिसाल के तौर पे ये 7 लिखा हूं मैं, इसका ज़रबी माकूस लिखना है तो ये 7 शुमार कुनिंदा का रहता है, इसको नीचे लिख दो और ऊपर 1 लिख दो, ये हो गया इसका ज़रबी माकूस। तो पहले 7 के नीचे 1 नहीं भी लिखा तो चलता है, क्योंकि हमने
समझने के लिए नीचे 1 लिखते थे। जब हमें पता हो गया कि ये शुमार कुनिंदा का अदद है 7 और इसके नसब नुमा में 1 होता है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है, उसका ज़रबी माकूस लिखना है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। इस अदद को नसब नुमा में लिख दो और उसके ऊपर बट्टे का निशान लगा के उसके ऊपर 1 लिख दो। एक मिसाल और ले लेते हैं, जैसे 8 का ज़रबी माकूस जाहिर है 8 शुमार कुनिंदा का है तो हम ज़रब का निशान लगाते हैं ज़रबी माकूस लिखने के लिए, फिर बट्टे का निशान लगाते हैं। अब 8 जो है ये शुमार कुनिंदा का अदद है तो इसको नसब नुमा में लिख देंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अकेले अदद के नीचे, शुमार कुनिंदा के अदद के नीचे हमेशा नसब नुमा में 1 होता है। कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो क्या होता है, 1 होता है। अब हमने ज़रबी माकूस किस लिए सीखे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, तो ज़रबी माकूस का बहुत अहम इस्तेमाल है, वो ये है कि हमने कसरों की ज़रब करना सीखे। शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा के साथ, नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा के साथ, ये हमने ज़रब करना सीखे हैं। अब इसके बाद हम कसरों की तकसीम करना सीखेंगे। तो कसरों की तकसीम करना सीखेंगे लेकिन वो तकसीम का सवाल ना होकर ज़रब का होता है। क्यों? क्योंकि हम तकसीम को ज़रब के सवाल में बदल देते हैं और उसके बाद में हम उसको ज़रब करते हैं, क्योंकि हमको ज़रब आता है करके, इसलिए हर तकसीम के सवाल को हम ज़रब में तब्दील करते हैं। जब हम ज़रब में तब्दील करते हैं तो तकसीम के अलामत के बाद वाले अदद को उसकी शक्ल बदल के उसे ज़रबी माकूस में लिखते हैं। उसकी एक मिसाल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमें 6 से तकसीम करना है 3/2 को, तो हम तकसीम की बजाय ज़रब करेंगे। इसके लिए हमने ज़रबी माकूस बनाना सीखे हैं। तो हम 6 लिखेंगे, तकसीम की अलामत की जगह हमने ज़रब की अलामत लगाए, लेकिन ज़रब की अलामत लगाने के बाद आने वाला जो अदद होता है यानी कौन सा, 3/2, तो 3/2 नहीं लिखते हैं, 3/2 नहीं लिखते हैं, 3/2 का ज़रबी माकूस लिखते हैं 2/3। अब ये सवाल तकसीम का था, बदल गया कौन से, इसमें ज़रब के सवाल में बदल गया। तो अब हम इसकी ज़रब कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले हम ज़रब करना सीख चुके हैं। तो 6 का ज़रब किसके साथ होगा, 2 के साथ में, क्योंकि अकेला अदद कौन सा है, शुमार कुनिंदा में रहता है अकेला अदद 6। 6 ज़रब 2, 6 दूनी 12 और नसब नुमा में कितना है, 3। तो जवाब आया हमारा 12/3। लेकिन 3 से 12 तकसीम होते हैं इसलिए हम इसको और आगे हल कर सकते हैं। 3 चौक 12, तो 4 जवाब हमारा आया। तो हमने 6 से तकसीम किए 3/2 को, तो जवाब कितना आया, 4। तो ज़रबी माकूस हमने किस लिए सीखे, क्योंकि हमें आगे कसरों की तकसीम करना है और हर तकसीम के सवाल को ज़रब के सवाल में बदलना है। तो जैसे हम तकसीम की अलामत बदलेंगे उसके बाद वाला जो अदद होता है उससे काये में तब्दील कर देना पड़ता है, ज़रबी माकूस में। इसलिए हमने ज़रबी माकूस यहाँ पे बनाना सीखे। उम्मीद है आपके समझ में आ गया। कसरों की तकसीम करना सीखेंगे। इसकी तारीफ इस तरह है, किसी अदद को कसर से तकसीम करना यानी उस अदद को उस कसर के ज़रबी माकूस से ज़रब देना होता है। इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं ज़रबी माकूस किसे कहते हैं, किसी कसर को ऐसी कसर से ज़रब करना जिसका हासिल ज़रब 1 आता हो तो उसे हम एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहते हैं। माकूस का मतलब उल्टा भी होता है ना। तो किसी कसर का ज़रबी माकूस लिखना है तो हम उस कसर को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने से मुराद जो शुमार कुनिंदा का अदद है उसे हम नसब नुमा की जगह लिख देते हैं और जो नसब नुमा की जगह का अदद है उसे हम शुमार कुनिंदा में लिख देते हैं। तो आइए हम देखते हैं 3 मिसालों के जरिए इसे हम समझेंगे। पहली कसर मैंने लिया हूँ 6 तकसीम 3/2। अब ये तकसीम का सवाल है लेकिन इस तकसीम के सवाल को हमें ज़रब में तब्दील करना है। तो आइए देखिए किस तरह हम तकसीम के सवाल को ज़रब में तब्दील करते हैं। तो 6 जैसे का वैसा लिखेंगे, हम तकसीम के अलामत को ज़रब में बदलेंगे। तो जब भी हम तकसीम के अलामत को ज़रब में बदलेंगे उसके बाद जो अदद होता है, तकसीम के अलामत के बाद में जो अदद या जो कसर होती है उस कसर या अदद का हम ज़रबी माकूस लिखते हैं। तो 3/2 का ज़रबी माकूस क्या होगा, 2/3। तो हमने यहाँ पे 2/3 लिखा है। अब देखिए 6 आपको
एक अदद नजर आ रहा है, उसके नसब नुमा में कौन सा अदद हो सकता है? अगर हमें कसर में लिखना है 6 को तो उसके नसब नुमा में कौन सा अदद होगा? तो याद रखिए, जो अकेला अदद नजर आता है वो शुमार कुनिंदा में होता है, और नीचे का अदद नहीं है तो समझ जाना चाहिए कि नीचे नसब नुमा में 1 है। तो हम इस तरह 6/1 लिखेंगे, फिर ज़रब की अलामत लगाएंगे, और इधर क्या था हमारे पास में 2/3। इस तरह लिखने के बाद हम उसको ज़रब की अलामत के साथ में शुमार कुनिंदा का अदद शुमार कुनिंदा के बाजू में लिखते हैं, और नसब नुमा का अदद नसब नुमा के बाजू में लिखते हैं। इस तरह 6/2 और नसब नुमा में लिखेंगे हम। अब हम ये देखेंगे कि किसी अदद से कोई अदद तकसीम होता है या नहीं होता, यानी नसब नुमा के अदद से शुमार कुनिंदा का अदद तकसीम होता है या नहीं होता। तो देखिए, नसब नुमा में 3 है, ऊपर 6 है, 3 के पहाड़े में 6 आते हैं, इसलिए 3 से ये तकसीम होता है। इसलिए हम तकसीम करेंगे 3 का 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे ऊपर आ गए 2। अब शुमार कुनिंदा में कौन कौन से आदाद बाकी है हमारे पास में? 2/2, तो इसे हमने लिख दिए 2/2। अब नसब नुमा में कौन सा अदद बाकी है? तो नसब नुमा में बाकी है 1, तो हमने 1 लिख दिए। अब हम ज़रब करेंगे, शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा की जगह 2 दूनी 4। अब नसब नुमा में 1 है तो हम 1 नहीं लिखते हैं, नसब नुमा का हमारा जवाब आ गया 4। क्यों नहीं लिखते हम 1? क्योंकि नसब नुमा में 1 लिखेंगे तो उसका मतलब होता है 1 से 4 को तकसीम करना, तो किसी भी अदद को 1 से तकसीम करेंगे तो वही अदद आता है, इसलिए हम नसब नुमा का 1 नहीं लिखते। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। 12 तकसीम 4, ये तो सीधा हिसाब है जो हम पहले से इस तरह की तकसीम करते आते हैं कि 12 को 4 से तकसीम करना है। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 जवाब आता है। लेकिन हमें इनकी कसर बनाकर सवाल को ज़रब में तब्दील करके हल करना है, यानी ज़रबी माकूस का इस्तेमाल करना ही है हमको। तो देखिए 12 है, 12 के नसब नुमा में कोई अदद नहीं है तो हम 1 लिखते हैं 12/1। तकसीम की अलामत को बदलकर हम ज़रब की अलामत लगा देते हैं। अब जब ज़रब की अलामत हमने लिखे हैं तो तकसीम की अलामत वाला जो अदद होता है 4, इस 4 का ज़रबी माकूस लिखेंगे, यानी ज़रबी माकूस बोले तो इसका उलट लिखना है। 4 का ज़रबी माकूस क्या होगा? 4 के नीचे का कौन सा अदद है? नजर नहीं आ रहा है तो 1 है, यानी 4/1 है। अब इसका उल्टा करेंगे हम 1/4, तो ज़रब की अलामत के बाद में हम लिखेंगे 1/4। अब शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा की जगह, और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा की जगह। 12 1 12, 4 1 4, लेकिन यहाँ 4 के पहाड़े में 12 आते हैं, इसलिए 4 से हम तकसीम करेंगे 12 को। बटे का मतलब भी तकसीम ही का होता है, 12/4, तो 4 से तकसीम करेंगे हम 12 को। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये आ गया हमारे पास में जवाब 3। अब एक और मिसाल ले लेते हैं हम। 5/7 को तकसीम करेंगे 2/3 से। अब हम तकसीम के सवाल को ज़रब में तब्दील करेंगे, तो 5/7 जैसे का वैसा लिखेंगे, तकसीम की अलामत की जगह ज़रब की अलामत लगाएंगे इस तरह, और 2/3 का ज़रबी माकूस लिखेंगे। क्यों ज़रबी माकूस लिखेंगे? क्योंकि तकसीम के सवाल को हमने ज़रब में तब्दील किया, तो 2/3 का ज़रबी माकूस 3/2 उल्टा हो जाएगा, 3/2, यानी नसब नुमा शुमार कुनिंदा की जगह चल जाएगा और शुमार कुनिंदा नसब नुमा की जगह चला जाएगा। तो इस तरह हमारे पास में सवाल हो गया 5/7 ज़रब 3/2। अब शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से करेंगे, नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा से करेंगे। तो 5/3 पहले हम इस तरह लिख लेंगे, 5/3, बट्टी की अलामत लगाएंगे, नीचे की ज़रब लिखेंगे हम 7/2। अब गौर करेंगे, क्या कोई अदद एक दूसरे से तकसीम होता है? नसब नुमा के अदद से शुमार कुनिंदा का अदद तकसीम होता है? तो यहाँ देखेंगे हम 2 से ऊपर वाला कोई अदद तकसीम नहीं होता है, 7 से भी ऊपर वाला कोई अदद तकसीम नहीं होता है। इसका मतलब अब हम शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा की जगह करेंगे और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा की जगह करेंगे, यानी 5 तिया 15, 7 दूनी 14। क्या जवाब आया हमारा? 15/14। लेकिन अब 15/14 को हम मुरक्कब कसर में लिखेंगे। अब 15/14 को मुरक्कब कसर में कैसा लिखेंगे? तो इस तरह हम तकसीम करेंगे, 14 से 15 को तकसीम करेंगे, 14 1 14। अब 15 में से 14 को तफरीक करेंगे, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, ये हो गए तकसीम। अब हम मुरक्कब कसर में कैसा लिखते हैं? सबसे पहले कौन सा अदद लिखेंगे? खारिज किस्मत, जो जवाब आया हमारा 1, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, सही अदद कहते हैं इसको 1। उसके बाद में बटे का निशान लगाएंगे और नीचे जो नसब नुमा रहता है वही रहता है 14, यानी जिससे हमने तकसीम की है वही अदद रहता है 14। अब बाकी क्या बचा तकसीम करने के बाद में? तो हमारे पास में बाकी
बचा है 1, तो 1 हम शुमार कुनिंदा में लिखते हैं। इस तरह ये हमारे मुरक्कब कसर तैयार हो। यानी हमने कसरों की तकसीम सीखा है। आज एक कसर से दूसरी कसर को तकसीम करना सीखा है। इन 3 अलग अलग मिसालों को अच्छी तरह समझिए, क्योंकि इसी तरह के सवालात आते हैं, सिर्फ आदात जो है वो तब्दील होते रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।